हेलो स्टूडेंट, आज हमारा पेपर फर्स्ट प्राणी विविधता व उद्विकास, ये बुक जो है स्टार्ट होती है और इसका हम सबसे पहले तीसरा सेक्शन पढ़ाएंगे जो बहुत ही सिंपल है और छोटा सा सेक्शन है। और ये जो सेक्शन जो थर्ड है उसका पहला चैप्टर है उद्विकास विचारधाराओं के सिद्धांत। देखो, उद्विकास जो होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उद्विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है। उद्विकास लगातार क्रमबद्ध रूप से होता है और उद्विकास जो है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। मतलब कि जटिल का मतलब बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है, लेकिन निरंतर होता है, कंटिन्यू होता है, जिसके कारण सरल जो जीव होते हैं, सरल जीव, उन सरल जीव से जटिल जीवों का निर्माण हुआ, जिसके कारण सरल जीव से जटिल जीवों का निर्माण होता है। वह अपना टॉपिक आता है उद्विकास के सिद्धांत। उद्विकास के सिद्धांत, और इस उद्विकास के सिद्धांत में तीन जो हैं वो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत। विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत, सृष्टिवाद सिद्धांत, विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत। ये जो पहला सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत, ये स्पेन के एक वैज्ञानिक के बोले तो एक पादरी था, स्पेन का एक पादरी फादर सुरेज के द्वारा दिया गया। स्पेन का एक पादरी फादर सुरेज, फादर सुरेज के द्वारा दिया गया। और इसके अनुसार, इस फादर सुरेज के अनुसार इसने बताया कि ईश्वर जो है, ईश्वर ने 6 प्राकृतिक दिनों में, 6 प्राकृतिक दिनों में, सिर्फ 6 प्राकृतिक दिनों में समस्त जो जीव हैं, समस्त जीवों का निर्माण किया। 6 प्राकृतिक दिनों में समस्त जीवों का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है यूनानी सिद्धांत। यूनानी सिद्धांत, पहला सिद्धांत था विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत, और ये सिद्धांत स्पेन के एक पादरी फादर सुरेज ने दिया, और उसने बताया कि ईश्वर ने 6 प्राकृतिक दिनों में समस्त जीव जो है उनका निर्माण किया। और नंबर 2 पर आता है अब यूनानी सिद्धांत। यूनानी सिद्धांत में नंबर 1 पर आता है थैलस का सिद्धांत। थैलस का सिद्धांत, ये यूनानी वैज्ञानिक है थैलस। थैलस ने बताया कि जो समुद्री जल है, समुद्री जल, उससे समस्त जीवों का निर्माण हुआ है। मतलब जीवों की जो जननी है उसे किसको माना? समुद्री जल को माना। मतलब थैलस के अनुसार समुद्री जल जो है उनसे समस्त जीवों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसके बाद नंबर 2 एनेक्सीमेनीज
एनेक्सीमेनीज का सिद्धांत। एनेक्सीमेनीज का सिद्धांत इसने बताया कि जो संपूर्ण जीव हैं उनका निर्माण जो है वो वायु से हुआ है। उनका निर्माण किससे हुआ है? वायु से। अर्थात वायु को समस्त जीवों की क्या माना? जननी माना। उसके बाद नंबर 3 यूनानी सिद्धांत में नंबर 3 पर आता है एम्फीडोक्लीज का सिद्धांत। एम्फीडोक्लीज का सिद्धांत एम्पीडोक्लीज ने क्या बताया कि जीवात उत्पत्ति सिद्धांत दिया। जीवात उत्पत्ति सिद्धांत जीवात उत्पत्ति सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जीव जो है जीव उनका विकास धीरे धीरे होता है लेकिन लगातार होता है। जीवों का विकास धीरे धीरे होता है लेकिन लगातार रूप से होता है। नंबर 2 अपरिपूर्ण जातियों से परिपूर्ण जातियों का विकास होता है। अपरिपूर्ण जातियों से परिपूर्ण जो जाति होती हैं उनका क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद नंबर 3 ये 2 सिद्धांत तो हो गए। नंबर 1 पर विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत, नंबर 2 पर यूनानी सिद्धांत। नंबर 3 पर आता है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत जो है ये 19वीं सदी में दिया गया। आधुनिक सिद्धांत 19वीं सदी में दिया गया, जो काफ़ी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। काफ़ी तर्क संगत था। यहाँ तक इनके किसी भी कोई भी क्या नहीं है? तर्क नहीं है। किसी के भी अनुसार ये नहीं है कि बस इन्होंने तो बता दिया कि समुद्री जल से जीवों की उत्पत्ति हुई है, वायु से हुई है, लेकिन इनका कोई तर्क नहीं था। लेकिन 19वीं सदी जो है उसमें पहली बार एक तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत दिए गए। और आधुनिक जो सिद्धांत हैं वो मुख्यतः 2 वैज्ञानिकों ने दिए थे, एक लैमार्क और एक डार्विन। मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिक थे, एक लैमार्क और एक डार्विन। इन दोनों के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो ना। तो हम नंबर 1 पर बात कर लेते हैं, लैमार्क की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं किसकी? लैमार्क की। नंबर ए पर हम बात करते हैं लैमार्क की। लैमार्कवाद। देखो लैमार्क जो है इसने जैव विकास के बारे में सबसे पहले तर्क संगत जो है वो सिद्धांत दिए। लैमार्क ने जैव विकास के बारे में सबसे पहले क्या दिए? तर्क संगत सिद्धांत। और लैमार्क जो है इसका पूरा नाम था जीन बेप्टिस्ट। जीन बेप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बेप्टिस्ट डी लैमार्क ही उसका पूरा नाम था। लैमार्क ने एक पुस्तक जो है उसको छापी थी 1809 में। लैमार्क ने 1809 में एक पुस्तक छापी थी और उस पुस्तक का नाम था जूलॉजिकल फिलोसफी। जूलॉजिकल फिलोसफी। जूलॉजिकल फिलोसफी एक पुस्तक थी
जो 1809 में छापी थी, और उस पुस्तक का नाम था जूलॉजिकल फिलोसफी। इस पुस्तक में उसने क्या बताया, एक सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादित किया, मतलब कि एक सिद्धांत जो है उसको प्रकाशित किया। उस सिद्धांत का नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उस सिद्धांत का नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये सिद्धांत था जो लैमार्क ने अपनी पुस्तक जूलॉजिकल फिलोसफी में 1809 में प्रकाशित किया। और इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे कि ये सिद्धांत क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत है क्या। तो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु ये है कि जो जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है, जो जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करेगा, जिन अंगों का उपयोग अधिक करेगा, वो अंग क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। जिनका उपयोग अधिक करेगा वो अंग क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। लेकिन जिन अंगों का उपयोग कम करेगा वो अंग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नंबर 2, जीव अपने जीवन काल में जिन लक्षणों का अर्जन करता है, जीव अपने पूरे जीवन काल में जिन लक्षणों का अर्जन करता है, जिन लक्षणों का अर्जन करता है वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ये बताया था लैमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक जूलॉजिकल फिलोसफी में, जो सिद्धांत प्रकाशित किया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब हम बात करते हैं लैमार्कवाद के पक्ष में क्या प्रमाण थे कि ये जो है इसने बताया वो बिल्कुल सही था। पक्ष में प्रमाण, और पक्ष में प्रमाण में नंबर 1 पर आता है जिराफ की गर्दन। जिराफ की गर्दन व अग्रपादों का लंबा होना। देखो लैमार्क ने बताया कि जिराफ के पूर्वज जो थे, जिराफ के पूर्वज वो कुत्ते के समान थे। जिराफ के पूर्वज किसके समान, जिराफ के पूर्वज कुत्ते के समान थे, क्योंकि उस समय धरातल पर घास बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय धरातल पर घास बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे घास ख़त्म होने लगी, घास की जगह पर अब जिराफ जो है किसको खाने लगे, झाड़ियों को खाने लगे। मतलब कि घास की जगह पर झाड़ियों जो है उनका विकास होने लगा, और जिराफ जो है वो किसको खाने लगे, झाड़ी को खाने लगे। झाड़ी को खाने के लिए उन्हें अपनी गर्दन और अग्रपाद का उपयोग जो है वो अधिक करना पड़ता था, जिसके कारण उसकी अग्रपाद और गर्दन धीरे धीरे बड़े होते चले गए, लंबे होते चले गए। जब झाड़ियाँ समाप्त हो गई तो झाड़ियों की जगह वृक्ष बन गई, यानी कि झाड़ियाँ समाप्त होने के बाद अब जो जिराफ थे वो किसको खाने लगे, वृक्षों को खाने लगे। वृक्षों को खाने के लिए उन्हें अपने अग्रपाद और गर्दन जो है उसको आगे की तरफ खींचना पड़ता था, जिसके कारण इनकी लंबाई में और अधिक वृद्धि हो गई और धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई, जिसके कारण वर्तमान जो जिराफ है, वर्तमान जिराफ का मतलब कि आगे वाले उसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, गर्दन लंबी होती है, जिसके कारण अब के दिन जो वर्तमान जिराफ है उनका निर्माण हुआ। अर्थात इन लक्षणों की धीरे धीरे क्या हो गई, वंशागति हो गई। ये जिराफ, ये
जो लैमार्क है उसके पक्ष में नंबर 1 प्रमाण था। नंबर दो पर आता है कर्ण पेशियों की स्थिति। कर्ण पेशियों की स्थिति, इसमें क्या होता है, देखो कि जब जैसे कि गाय है, भैंस है, वो क्या करते हैं, अपनी जो कर्ण पल्लव होते हैं उनकी पेशियों का उपयोग अधिक करते हैं, जिसके कारण उनकी कर्ण पल्लव की पेशियां अधिक मजबूत हो गई। लेकिन मानव अपने कर्ण पल्लव की पेशियों का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी जो पेशियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो गई, निष्क्रिय होती चलेगी। और वर्तमान में आज के दिन जो कान है वो जिनकी संरचना की यदि हम बात करते हैं वो बहुत ही छोटे रह गई। लेकिन पशु जो है उनके कान बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी जो कर्ण पल्लव की पेशियां हैं वो उसको उपयोग में लेते हैं, जिसके कारण वो अधिक मजबूत हो गई और विकसित हो गई। लेकिन मानव उपयोग में नहीं लेता है तो धीरे धीरे वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। नंबर 3, घोड़े की पैरों का खुरों में रूपांतरण। घोड़े के पैरों का खुरों में रूपांतरण। देखो जो घोड़े होते हैं उनके जो पूर्वज थे, उनकी पूर्वजों की पैरों में अंगुलियां पाई जाती थी। घोड़े के पूर्वज जो थे उनके जो पैर होते हैं उनमें अंगुलियां पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय धरातल पर घास थी। लेकिन आज के दिन धरातल पर घास धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई, खत्म होने गई, जिसके कारण धरातल क्या हो गया, कठोर हो गया। धरातल क्या हो गया, कठोर हो गया। और अब जो घोड़े होते हैं उनको भोजन के लिए और रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। भोजन के लिए और अपनी रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना पड़ता है, जाना पड़ता है, जिसके कारण उसमें अंगुलियों के स्थान पर अब खुर का निर्माण हो गया। क्योंकि धरातल कठोर हो गया, कठोर होने के कारण धीरे धीरे अंगुलियों के स्थान पर किसका निर्माण हो गया, खुर का निर्माण हो गया। नंबर 4, सर्प में जो है, सर्प में सर्पों में पादों का विलोपन, पादों का विलोप। देखो जो सर्प होते हैं, लैमार्क के अनुसार सर्प के पूर्वज जो हैं उनके पैर पाद होते थे। लेकिन ये पाद दौड़ते समय या फिर बिल में जब प्रवेश करते थे, जब सर्प जब दौड़ते थे या फिर जब बिल में प्रवेश करते थे तो उनको परेशानी होती थी, जिससे सर्प ने इन पादों का उपयोग करना बंद कर दिया। उपयोग करना बंद किया तो धीरे धीरे क्या होते चले गए, नष्ट होते चले गए, और आज के दिन क्या हो गए, बिल्कुल ही विलुप्त हो गए हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आता है मध्य झिल्लियों का निर्माण। मध्य झिल्ली का निर्माण, मध्य झिल्ली का निर्माण। देखो जितने भी जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जो जैसे कि बतख हो गया, उसके जो पूर्वज थे वो जल में जब गति करते थे, जैसे कि जल में वो गति करते थे तो उस समय उनकी अंगुलियों के बीच, जैसे हमारे अंगुलियों के बीच त्वचा है, ऐसे अंगुलियों के बीच त्वचा जो है वो पाई जाती थी और उनका उपयोग क्या करते थे, अधिक करते थे, जिसके कारण उनकी अंगुलियों के मध्य झिल्ली जो है उसका निर्माण हो गया। देखना हमारी जो अंगुली होती हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी है,
त्वचा कम है, लेकिन पक्षियों की जो अंगुलियां होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता जितना हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि ये जो जलीय जीव हैं, उनके जितने भी पूर्वज थे वो जब जल में क्या करते थे, गति करते थे, गमन करते थे, तो उस समय अंगुलियों के बीच में पाई जाने वाली जो त्वचा है उसका उपयोग वो अधिक करते थे, जिसके कारण उनकी अंगुलियों के मध्य जो झिल्ली होती हैं उनका निर्माण होता चला गया और आज के दिन वो क्या हो गई, विकसित हो गई। तो ये थे कुछ लैमार्कवाद के पक्ष में प्रमाण। क्यों? क्योंकि लैमार्कवाद का सिद्धांत यही था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं वो लक्षण धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, विकसित होते चले जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। जिनका उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सर्प के पादों का विलोपन हो गया ऐसे। तो ये थे पक्ष में प्रमाण।